दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। आज चर्चा राजीव कुमार और जो नए राजीव कुमार 2.0 यानी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनकी नियुक्ति में किस तरीके की घपलेबाजी हुई और आगे चल के वो किस प्रकार से काम करने वाले हैं, तफसील से आपसे समझेंगे। क्योंकि 15 साल से अधिक का आपका एक्सपीरियंस है, इलेक्शन कमीशन को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आपसे अच्छे से जानेंगे। लेकिन पहले राजीव कुमार पर चर्चा कर लेते हैं। रिटायरमेंट के दिन उन्होंने जाते जाते सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञान दिया और विपक्ष को भी ज्ञान दिया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वाली खबर चला दीजिए कंट्रोल रूम। चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव संबंधी मामलों की लाइव सुनवाई, लाइव स्ट्रीमिंग में अविश्वास बढ़ सकता है। अब इस पर रोक लगाने की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यह कहकर गए। दूसरा भी चला दीजिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जिसे नतीजे पसंद नहीं आता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना देता है। हटा दीजिए। सर विदाई से पहले ये किस तरह की बातें हैं? अदिति जी नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। देखिए अदिति जी, वैसे तो राजीव कुमार जी जा रहे हैं और उनकी जो विरासत है, जो उन्होंने कामकाज किया, सारी बात है। क्या कह रहे हैं वो? हिंदुस्तान के इतिहास में 1952 से लेकर के आज तक 2025 में हम बात कर रहे हैं, इससे विवादास्पद चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कभी नहीं हुआ। ये उनकी डिस्टिंक्शन है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उन पर सुनवाई ना की जाए, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है ना, आजकल हियरिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। इससे अविश्वास बढ़ता है, कोट एंड कोट। ये उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा। आपको याद दिला दूं, ये वही राजीव कुमार जी हैं जब दिल्ली की वोटिंग हो रही थी अभी विधानसभा की, याद है ना आपको? अभी दिल्ली का मतदान हो रहा था 5 तारीख को दिल्ली का मतदान हो रहा था और प्रधानमंत्री जी की महाकुंभ स्नान की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। उसको रोकने का जिम्मा किसका था? वो तो राजीव कुमार जी का ही था। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं था बीच में। ये एक आदेश पारित करते और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आता भी है। जब तक आचार संहिता कब तक लागू होती है? जब तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। और साइलेंट पीरियड कब शुरू होता है? वोटिंग से 36 घंटे पहले। यानी कि 5 तारीख को अगर दिल्ली में वोटिंग थी तो 3 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद वो आपको किसी तरीके का प्रचार और उसमें इंटरव्यू वगैरह सब पर बैन हो जाता है। साइलेंस पीरियड बोलते हैं उसको। उसी साइलेंस पीरियड के दौरान माननीय मोदी जी कुंभ के अंदर स्नान कर रहे थे और सारे चैनल राजीव कुमार जी की कृपा से उनको लाइव स्ट्रीम कर रहे थे पूरा दिन। स्नान तो उन्होंने 5-7 मिनट किया, लेकिन स्ट्रीमिंग उनकी तब तक चली जब तक आखिरी वोट नहीं गिर गया। तो राजीव कुमार जी की ये लेगेसी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट को तो आज उपचार क्या बोलते हैं, उपदेश देना अच्छा लगा जाते जाते, अपनी गिरेबान में नहीं झांका कि उन्होंने क्या किया। और सर ये तो कहावत है, नहीं है, पिछले काफी समय से तो यही चल रहा है। गुजरात इलेक्शन में सोचिए, मोदी जी वोट डालने जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रचार चल रहा है। वो तस्वीर हम लगा देंगे कि किस तरीके से प्रचार चल रहा था। एक तरीके से लगता मोदी की रैली चल रही है कि वो वोट डालने जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, बिल्कुल सही कहा और अच्छा किया आपने इवैल्यूएशन किया। देखिए अदिति, प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग और खास तौर पर सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार, ये दो शख्सियत हैं। सुनील अरोड़ा ने क्या किया था? सुनील अरोड़ा ने आचार संहिता, जो देश की आदर्श आचार चुनाव संहिता जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, उसका आचार बनवाने का काम किया था कि प्रधानमंत्री या कोई कुछ भी करता रहे, वो रूलिंग पार्टी का, चाहे अमित शाह कुछ भी बोले, चाहे वो हेट स्पीच करे, कुछ भी करे, उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। और टू दी एक्सटेंट के सुप्रीम कोर्ट को अपना चाबुक चलाना पड़ा था, अगर आपको याद हो, कि आप तत्काल इस पर फैसला किया कीजिए जो एमसीसी की वो वायलेशन से। उसके बावजूद सुनील अरोड़ा ने सब चीजों में उनको क्या किया? हर चीज में क्लीन चिट दिया, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सारी बात हो। और उसी प्रकरण में अशोक लवासा जी का इस्तीफा भी हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो। उसी कारण से हुआ था, जब उन्होंने कहा कि नहीं नोटिस दो और जवाब तलबी करो, तो ये उसके लिए सहमत नहीं सुनील अरोड़ा, और अल्टीमेटली अशोक लवासा जी ने इस्तीफा दे दिया। आपको वो घटना भी याद होगी। तो राजीव अपने क्या नाम है, जो सुनील अरोड़ा है, इनको आप याद करते हैं जिन्होंने आचार संहिता का सत्यानाश करने का काम किया। ये उनकी लेगेसी थी। अब अगर आप राजीव कुमार जी का जिक्र करें, उन्होंने क्या कहा अभी आपके सामने, आपने अभी खबर दिखाई कि जो भी चुनाव हार जाता है वो ईसीआई का ये और वो, उन्होंने इस तरीके से ये कहा। अदिति जी एक बात ये भूल गए श्रीमान जी कि ये चुनाव आयोग तो 1952 से है।
तब से चुनाव हो रहे इस देश के अंदर, और 2014 तक भी चुनाव होते थे। तब तो किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हार या जीत में पार्टी नहीं बनाया जाता था। तो राजीव कुमार कैसे बन गए? तो इसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे ही तो काम किए ना। उन्होंने क्या क्या किया? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 15-20 साल पहले अगर आप ध्यान करेंगे, 2012 के आसपास, 2012 तक कुरैशी साहब जैसे लोग थे जिन्होंने चार चार सेंट्रल मंत्री जो अपने उनके थे उनको सेंश्योर किया, उनको वार्निंग दी। एंड टू दैट एक्सटेंट के जो तत्कालीन कानून मंत्री थे, कानून मंत्री आपको पता है, लॉ जो इलेक्शन कमीशन है उसकी नोडल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी की अपॉइंटमेंट का ऑर्डर कानून मंत्रालय से निकलता है। उसके बावजूद सलमान खुर्शीद को एसवाई कुरैशी ने सेंश्योर किया। और इस सेंश्योर का मतलब समझिए क्या होता है? सेंश्योर का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने फैसला किया वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, वो फॉर ऑल टाइम इंडाइटमेंट रहती है वो। तो ऐसे कुरैशी के दौरान में सब तरह की जो गंदगी थी, चाहे वो पैसे का वो था, चाहे वो पेड न्यूज का था, चाहे इलेक्ट्रल वोट्स का था, जो इलेक्ट्रल पोलिंग में जो गड़बड़ होती है, इलेक्ट्रल के रोल्स जिसके अंदर गड़बड़ होती है, जो पुलिस का जो रोल था, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया था। अब देख लीजिए आप क्या हो रहा है, वोटर किसके कितने वोटर कट रहे हैं कुछ नहीं पता, कितने नए वोटर जुड़ रहे हैं कुछ नहीं पता। आपने हरियाणा महाराष्ट्र में देखा। उसके बाद देखिए पुलिस ने किस तरीके से 4 बजे के आसपास एक खास वर्ग के लोगों को आई कार्ड देख देख कर भगा दिया, वोट नहीं डालने दिया। पुलिस की धींगा मुश्ती, बूथों के ऊपर जिस तरह का सीन, और 6 बजे के बाद की वोटिंग का जो सारा खेला वो कैसे हुआ, वो किसकी अगुवाई में हुआ? और राजीव कुमार जी की अगुवाई में हुआ ना, उनकी नाक के नीचे हुआ। सैकड़ों शिकायतें हुई, राजीव कुमार जी ने कभी कोई एक्शन लिया? केवल प्रवचन, केवल शेरो शायरी घटिया किस्म की और जवाबदेही मुक्त। राजीव कुमार जी ने पूरे चुनाव आयोग, 3 चीजें हैं चुनाव आयोग की जो हमने कवर किया, जो हमने देखा। पहली बात है चुनाव आयोग की पारदर्शिता, कि कोई भी चीज है ट्रांसपेरेंट होती है, वो सबके लिए है, मेरे लिए भी आपके लिए। दूसरी चीज है जवाबदेही, और तीसरी चीज है साख। इन तीनों का मटिया मेट कर करके राजीव कुमार जी जा रहे हैं। आज सौभाग्य का दिन है कि वो आज सेवा मुक्त हो रहे हैं। हो सकता है इस लोकतंत्र को शायद ठंडी बयार मिल जाए, लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया है इस पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस का और जो चुनाव आयोग की साख का, देखिए साख कायम करने में चुनाव आयोग को 1952 से लेकर के 2020 तक का लंबा समय लगा था। उसको तबाह करने में राजीव कुमार जी को केवल 3 साल लगे बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त। ये उनकी लेगेसी है। और उसके बाद वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कल जब उन्होंने बातचीत की, अगर आप उसका पूरा सुनेंगे ना, उसका ट्रांसक्रिप्ट सुनेंगे जो उन्होंने कहा है, तो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी टाइप की फीलिंग आ रही थी उनकी बातों से। जैसे सोशल मीडिया पे उनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, उनकी बातों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, एज इफ ही इज ए गॉड। डेमोक्रेसी के अंदर जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सीजीआई और कोई भी संवैधानिक संस्था जब निंदा से ऊपर नहीं है, तो राजीव कुमार उससे ऊपर कैसे हो सकते हैं? उनको इस बात पे है कि कोई भी बोला था, उन्होंने पहले भी बोला था कि हमारे जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, आप बहुत अनुभवी है, तो इस तरह के चैनल्स जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते, वो दरअसल कुछ नहीं कर रहा, सोशल मीडिया को प्रदूषित कर रहा है। जैसे यमुना गंगा की पानी प्रदूषित है, उसी तरीके से हम लोग सोशल मीडिया को प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रहे हैं। राजीव कुमार जी ने तो, हमने तो चलो क्या किया नहीं किया, तो दर्शक साथी हमारी तो हर रोज हर पल हमारा तो वैल्यू जजमेंट दर्शक कर देते हैं, लेकिन राजीव कुमार जी का कौन करेगा भाई खाता चेक? राजीव कुमार जी ने तो जो इस पूरे के पूरी चुनाव प्रक्रिया को, इसकी विश्वसनीयता को, इसकी साख को जो पातालोक में पहुंचाया है, वो तो सारा देश देख रहा है ना। इससे पहले कोई इतना विवादास्पद चुनाव आयुक्त आया था क्या? किसी भी सरकार को, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को इन्होंने कुछ भी तो कहीं चेक नहीं किया। इतनी हेट स्पीच होती रही और हेट स्पीच नया नॉर्मल हो गया। चुनाव की जो मतदाता सूचियां हैं, कितने कितने लाख लोग नए जुड़ गए संदिग्ध अवस्था में। एक एक घर के अंदर आपने दिल्ली के चुनाव में देखा, एमपी के घर में सर्वेंट क्वार्टर में 20 वोट बढ़े, 32 वोट बढ़े, 40 वोट बढ़े, कहां से आए वो? तो चुनाव आयुक्त का जो रोल था वो रेफरी का था संवैधानिक तौर पर, और राजीव कुमार उसमें भारतीय जनता पार्टी के ओपनिंग बैट्समैन की तरह उनकी पारी की शुरुआत करते थे। और वो कहां से होती थी? इलेक्टोरल रोल से लेकर के, चुनाव के शेड्यूल की घोषणा से लेकर के, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की उसको इंप्लीमेंट करने से लेकर के, और चुनाव में कितना % मतदान हुआ वहां से लेकर के, और परिणाम तक हर जगह राजीव कुमार रूलिंग पार्टी के साथ हैंड इन ग्लव थे, उसके साथ मिले हुए थे। ये उनके व्यवहार ने लगातार दिखाया। उन्होंने कल क्यों कहा, आपने ध्यान नहीं किया इस बात पे, उन्होंने कल क्यों कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो
तो माननीय जो अदालतें हैं वो उस पर चर्चा ना करें। आप समझिए उनका दुख। सुप्रीम कोर्ट ने 2 काम किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। पहला काम, उन्होंने जो वीवीपैट है उनकी काउंटिंग के केस चल रहा था वहां पर, जिसपे आयोग को बैकफुट पे आना पड़ा। दूसरा, जो वीवीपैट की और जो ईवीएम के अंदर क्या था कि उनकी बर्न्ट मेमोरी को चेक कराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसको लेकर के जो एसओपी बनाए राजीव कुमार के चुनाव आयोग ने, वो सारे के सारे कंटेम्पचुअस है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद 1 साल हो गया, आज तक अगर एक भी बर्न्ट मेमोरी चेक कराई हो तो उन्होंने बता दीजिए। और लोगों से 47,000 रुपए जमा करा लिए पर बूथ। सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात का संज्ञान लेकर के अगर अपने असली रूप में आ जाए, राजीव कुमार को भागने की जगह नहीं मिलेगी। जब सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली आदेश कर रहा है ओपन कोर्ट के अंदर, रिकॉर्डिंग पे है, वो लाइव हुआ है, वो उसमें कहा कि बर्न्ट मेमोरी को कंपनी जो ईवीएम के मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी कंपनी का इंजीनियर आकर के वेरीफाई करेगा, खर्चा एप्लीकेंट को देना पड़ेगा। उसके बावजूद आज तक एक भी हुआ क्या? राजीव कुमार के चुनाव आयोग ने पूरे देश में क्या किया? सैकड़ों लोगों ने अप्लाई किया, हजारों लोगों ने अप्लाई किया, पैसे जमा कराए लाखों रुपए। राजीव कुमार के चुनाव आयोग ने आपको पता है क्या किया? जैसे ही वो व्यक्ति उसको बुलाया, सबसे पहले उस कैंडिडेट के सामने उस मशीन की मेमोरी इरेज कर दी। ध्यान होगा आपको। और उसमें फिर फटकार पड़ी, अभी फटकार पड़ी कि आप उसकी मेमोरी को कैसे इरेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये राजीव कुमार की क्रेडिबिलिटी रही है। ही हैज बीन पार्टीजन, पक्षपाती रहे वो कंप्लीटली। उनका जो व्यवहार था दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ ए कंडक्ट एज ए इलेक्शन कमिश्नर। इससे आगे आप क्या कहेंगे? और वो हर चीज में सत्ता पक्ष की भाषा बोलते थे और विपक्ष के प्रति भी कंटेम्पचुअस थे। जिस तरीके के जवाब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से चलती है, वो हम सबके प्रति जवाब दे, राजनीतिक दलों के प्रति जवाब दे, इस देश के लोकतंत्र के प्रति जवाब दे। चुनाव आयोग को राजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का जेबी संगठन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो सबसे बड़ा टूल बन गए भारतीय जनता पार्टी को आज की भाजपा बनाने में। मुझे केवल इतना ही कहना है। जी सर, अब बात थोड़ा सा ज्ञानेश कुमार पर भी कर लेते हैं, क्योंकि कल उनकी जिस तरीके से नियुक्ति हुई है वो सवालों के घेरे में है। खबर यह है कि तीनों की मीटिंग होनी थी, जहां पर प्रधानमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी पहुंचे। बीच मीटिंग में राहुल गांधी ने यह कह दिया कि 1 दिन का मामला है, अब 1 दिन और इंतजार कर लीजिए, 19 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है, फिर हम लोग तय करेंगे बैठ के। जो पैनल है वो फिर तय करेगी कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं। क्या आप 1 दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे? राहुल गांधी बाहर आ जाते हैं मीटिंग छोड़ करके और फिर रातों रात ये ऐलान कर दिया जाता है, यानी राहुल गांधी इसमें सहमत नहीं थे। मोदी और शाह ने मिलकर के ये तय कर दिया कि अब ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे। और उनकी बैकग्राउंड की चेकिंग आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा, वो भी आप दर्शकों के सामने रखिए कि वो किसके ज्यादा करीब है, आगे चल के किसके लिए काम कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वो नए नए बने हैं तो उनको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन जिस तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है उसको अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, हिंदी में दर्शकों को थोड़ा सा लगेगा कि हमने बड़ा शब्द बोल दिया, अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। एक खास नए अंदाज का तख्ता पलट है ये। क्यों? इसकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। और क्रोनोलॉजी ये है कि मोदी और शाह ने आधी रात के बाद ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति करके और हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर जोशी, उनकी नियुक्ति करके अपना 2029 का चुनाव सुरक्षित कर लिया। 2029 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। अब आप हैरान हो जाएंगे, दर्शक भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है जब आप डिटेल्स में जाएंगी तो। और उस डिटेल्स पे आते हैं, क्रोनोलॉजी देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में कहा कि भाई आगे से जो भी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भागीदार होंगे पैनल में, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ये गवारा नहीं हुआ। उन्होंने, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो जो हमारे जो गोयल साहब थे, अरुण गोयल, पिछले जो चुनाव आयुक्त थे जो इस्तीफा देके चले गए, उनकी नियुक्ति भी आपको ध्यान होगा इस तरीके से विवादों के घेरे में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्ति को बर्खास्त करते करते बचा था और आगे के लिए फिर ये सीजीआई का कानून बनाया था। तो अब सीजीआई को पैनल में लेना था, मोदी जी को गवारा नहीं था। मोदी जी ने दिसंबर में कानून बना दिया संसद के अंदर कि भाई आगे से जब भी नियुक्ति होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और उनका एक मंत्री, और मंत्री जी अमित शाह थे, वो फैसला कर दिया कि ये लोग चुनाव का तय करेंगे। उस फैसले को, उस कानून को एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, बहुत पुरानी संस्था है जो चुनाव सुधारों के लिए काम कर रही है, लगातार नजर रखती है हर चीज पे,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लंबे समय से चैलेंज पड़ा है। 12 तारीख को, अभी जो पिछले महीने 12 तारीख, इसी महीने 12 तारीख गई, उसमें वो हियरिंग पे आया। तो प्रशांत भूषण जी ने कहा कि साहब, जज को, जो बेंच थी, कि साहब देखिए 18 तारीख को राजीव कुमार की टर्म खत्म हो रही है, नया सीईसी बनना है, आप कृपया इस केस को टेकअप कर लीजिए। तो जज बेंच ने कहा कि नहीं, हम 19 को करेंगे। आप समझिए खेल को, 19 को करेंगे। और वो टर्म, आज 18 तारीख है, आज 18 तारीख को राजीव कुमार रिलीव होकर चले जाएंगे। 17 तारीख को जैसे ही कल मीटिंग फिक्स हुई, राहुल गांधी ने पहले ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि केवल 19 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए, और वो जो फैसला है वो लिखा हुआ उसमें कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो या किसी की भी नियुक्ति होगी, दैट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द हियरिंग टुमारो, यानी कि जो कल हियरिंग का आउटकम होगा उससे सब्जेक्टेड होगी। उसके बावजूद मोदी जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। कल जब मीटिंग हुई साउथ ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में, राहुल गांधी ने ये सारी बात उठाई। उन्होंने कहा कि प्रोप्राइटी डज नॉट डिमांड, 48 घंटे बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, तब तक इस मीटिंग को स्थगित कर लीजिए, उसका आउटकम देख लेते हैं, मीटिंग दोबारा कर लेंगे। मोदी जी और शाह ने क्या कहा? नथिंग डूइंग। उन्होंने खट से इनको, ज्ञानेश कुमार जी क्योंकि सीनियर मोस्ट थे, ज्ञानेश कुमार जी को पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए उनको सीईसी बना दिया, और वो जो है 26 जनवरी 2029 तक सीईसी रहेंगे। अब लगभग 4 साल मान लीजिए। उसके बाद जो हरियाणा के मुख्य सचिव है डॉक्टर जोशी, उनको इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया। ठीक, 26 जनवरी को जब रिटायर होंगे 2029 को, उसके बाद चुनाव कौन कराएगा? उसके बाद जो नए चुनाव आयुक्त लगाए गए हैं, डॉक्टर जोशी, हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं, वो कराएंगे, और उनकी नियुक्ति पूरे 6 साल की रहेगी। आपको ध्यान हो, 2006 में लास्ट नियुक्ति जो 6 साल के लिए थी, वो डॉक्टर एसवाई कुरैशी की हुई थी, याद होगा आपको। उसके बाद जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स आए हैं, किसी की 5 साल की टर्म रही है, किसी की 4.5 साल की, क्योंकि इसकी टर्म होती है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोग लगाए जाते हैं, 60 में रिटायर होते हैं, तो किसी की 5 साल बचते हैं, किसी के 4.5 बचते हैं, लाइक दैट। तो लेकिन अब डॉक्टर जोशी को जब लगाया है, तो उनका पूरे का पूरा कार्यकाल 6 साल से भी, मतलब 6 साल का मैक्सिमम है, वो पूरा करेंगे। तो मोदी जी ने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से उनको लगा करके अपना अगले चुनाव का बंदोबस्त कर लिया। पहले ज्ञानेश कुमार जी रहेंगे, इस दौरान सारे विधानसभा के जितने भी केसेस चुनाव है, वो सारे के सारे, अभी इस साल आपको पता है बिहार सभा का चुनाव है, 22 राज्य में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है। एग्जैक्टली, वो इनके नेतृत्व में हो जाएंगे एज मुख्य चुनाव आयुक्त, और डॉक्टर विवेक जोशी जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त तब बनेंगे, अगर सब ठीक रहा तो 26 जनवरी 2029 को। उनका कार्यकाल 2 साल का और बचेगा, 2.25 साल का। तो मोदी जी ने अपनी पूरी की पूरी पारी क्लियर कर ली, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करता रहे। आप समझिए खेल को। तो ये एक तरीके की, एक खास तरह की, चाहे कानून हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उन सब की अवमानना है इनडायरेक्टली, कि जो चीज। अब थोड़ा अपने दर्शकों को यह भी समझा दीजिए कि क्यों इन्हें चुना गया। ये तो तमाम काम ये आगे करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, इन्हें क्यों चुना गया, क्या ताल्लुकात है इनका अमित शाह के साथ? बहुत ही चहीते, बहुत ही खास माना जा रहा है अमित शाह का, उनके होम मिनिस्ट्री में रह भी चुके हैं, और भी बहुत सारे मुद्दों पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जिन तमाम मुद्दों पर सरकार बनी है, उसमें भी उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहा। थोड़ा सा बताइए। जो अपने ज्ञानेश जी हैं, ज्ञानेश जी केरला काडर के अधिकारी है 1988 बैच के, और अमित शाह और मोदी जी के करीबी होना ये पहली क्वालिफिकेशन है, इसमें तो कोई आप किसी को शक होना नहीं चाहिए। उनके क्या क्या योगदान है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जब 370 को हटाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की बात थी, तो उस समय जो अपने ज्ञानेश कुमार जी थे, वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर संभाग के। होम मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग डेस्क होती है, जैसे एमईए में होती है, वो अलग अलग रीजन्स का काम देखते हैं। तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इन्होंने वो पूरा बिल ड्राफ्ट किया था पार्लियामेंट के लिए। पहली बात तो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि 370 खत्म की जाए, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाए। इनका एक ये योगदान था। राम मंदिर के दौरान जो वो था, सारे को जो ट्रस्ट बना वो सारा, उसमें ये अमित शाह जी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उसमें तमाम तरह की चीजों, निटिग्रिटी उसको तय कर रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, आपको पता है अमित शाह जी होम के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे, आज भी है, वो महकमा भी इनके पास है। और ये जो गणेश जी है, ये कोऑपरेटिव सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट के, तो उनकी प्रॉक्सिमिटी स्वाभाविक है। ये तो गणेश जी की बैकग्राउंड है। और जो नए
लगाए हैं इलेक्शन कमिश्नर अपने जोशी जी, उनको अगर आप ध्यान करेंगे, वो अभी डीओपीटी के सेक्रेटरी थे, ध्यान होगा आपको, जो देश में सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती है आईएएस की सारी, डॉक्टर विवेक जोशी उसके डीओपीटी सेक्रेटरी थे। फिर उनको हरियाणा में मुख्य सचिव बना करके भेजा, क्योंकि वो हरियाणा काट रखे आईएएस। और अब उनको रिटायरमेंट में देखिए, उनकी रिटायरमेंट में अभी 16 महीने बचे हुए हैं, उससे पहले ही उनको इलेक्शन कमीशन में लगा दिया गया। ऑल्दो टिल डेट ही इज ए नॉन कंट्रोवर्शियल मैन, लेकिन आप समझ सकते हैं क्रोनोलॉजी को कि किस तरीके से उनकी प्रॉक्सिमिटी होना बेसिक क्वालिफिकेशन। तो ये सारी बैकग्राउंड है अपने ज्ञानेश जी की और विवेक जोशी जी की। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिर एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की शाख जो है वो फिर एक बार दांव पे लग चुका है कल की मीटिंग के बाद। अब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या ही फैसला सुनाएगा, इस पर हर किसी की नजर तो जरूर होगी, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि फैसला तो कल रात को ले लिया गया है। अब आगामी काल यानी 19 तारीख को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पर क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत ही उलटफेर हो सकता है? नहीं अदिति जी, उसके तो स्कोप ही भूल जाइए, आप उस बात को ही भूल जाइए। वो दौर चला गया, वो सुप्रीम कोर्ट आप कहां से लाएंगे, आप कहां से आएगा वो सुप्रीम कोर्ट? आप ये बताइए, एडीआर की जो पिटीशन है वो कब से पेंडिंग है? उसको और पता था कि राजीव कुमार का कार्यकाल, जिस दिन आप शपथ लेते हो, जिस दिन टेक ओवर करते हो, उस दिन आपका कार्यकाल निश्चित होता है कि दैट विल बी योर लास्ट डे। तो उस सारे में जब उन्होंने कहा, प्रशांत भूषण ने बेंच को कहा कि साहब ये 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके बाद सरकार नियुक्ति करेगी, तो आप कृपया इसको प्रायोरिटी पे सुन लीजिए। बेंच ने कहा नथिंग डूइंग, हम 19 को सुनेंगे। उसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि साहब फिर इसको सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पिटीशन कर दीजिए। तो अदालत ने कहा ठीक है। लेकिन आपने आज तक, चाहे वो अरुण गोयल की नियुक्ति हो 2 साल पहले, आपने देखा होगा अरुण गोयल को किन हालात में उनको वीआरएस दिलाई गई। 24 घंटे के अंदर उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, 24 घंटे के अंदर। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना कड़ा संज्ञान और प्रतिवाद किया, और उसके बाद ही कोर्ट ने कहा कि नहीं, आगे से सीजीआई भी होंगे इसके पैनल के अंदर। लेकिन मोदी जी ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, कल सुबह 9 बजे डॉक्टर विवेक जोशी भी टेक ओवर कर लेंगे, ज्ञानेश जी भी टेक ओवर कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो मर्जी आए करते रहे। आज तक एक ऐसा उदाहरण बताइए मुझे कि किसी संवैधानिक पद पर की गई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड किया हो? नहीं करते, नहीं करते वो। तो अगर आप उसको नल एंड वाइड नहीं करते, तो मोदी जी तो फिर उनको किस बात का डर है? उनको पता था कि ये सब नहीं होगा, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, कल वो ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करता रहे। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सेट असाइड किया हो अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने। उसी का फायदा उठा करके, देखिए 2 चीजें होती है आदित्य जी समझने की दर्शकों की, एक होती है परंपरा, एक होती है मान्यता, और एक होता है जुडिशरी का सम्मान। कि भाई अदालत में एक केस सब जुडिस्ड है, विचाराधीन है, तो 48 घंटे इंतजार कर लीजिए, कोई कुफर तो नहीं टूटने वाला है। वो कल सुबह की बजाय कल शाम को ज्वाइन कर। पार्डन? यही मुद्दे, इसी मुद्दे को तो राहुल गांधी ने उठाया था कि आप थोड़ा सा वक्त इंतजार कर लीजिए, कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा चुनाव है कल। इतनी सी ही बात थी। और ये दिखाता है कि आपका संविधान के प्रति और संविधान की संस्थाओं के प्रति आपका रवैया क्या है और नजरिया क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक्टिवली कंसिडर कर रहा है, उस पर लगातार डिबेट चल रही है, कल का दिन है, कल ही हियरिंग होनी है, कल ही उन दोनों को ज्वाइन करना है, तो उसके बाद मोदी जी को ऐसी क्या आफत थी? क्योंकि वो कोई, आपको पता है, मोदी जी को कोई कुछ भी कहता रहे, मैं ये मानता हूं कि मोदी जी इज ए मैन विद ए प्लानिंग, मोदी इज ए मैन विद ए विजन। उनको ये पता है कल सुप्रीम कोर्ट ने कोई और पंगा बाय दी वे कर दिया, और कोई ऐसा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाए कि जान को आफत आ जाए, इसलिए नो चांस टू बी टेकन। और आपको याद दिलाऊं मैं, अगर अरुण गोयल ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनते, वो बनते, वो सीनियर थे। लेकिन चूंकि अरुण गोयल ने कई बार राजीव कुमार की बात मानने से वो किया, नानुकुर की, तो उन्होंने मोदी और शाह को बता दिया कि ये व्यक्ति कल को मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, कल को आपके लिए हो सकता है, और उस व्यक्ति को धीरे से ईज आउट कर दिया गया। आज वो अरुण गोयल आज क्रोएशिया में राजदूत है, बिल्कुल आज वो क्रोएशिया में राजदूत है। तो किसी भी इनकन्वीनियंट आदमी को, किसी भी इनकन्वीनियंट फैसले को ये दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने चांस लेना गवारा नहीं समझा, सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करते रहे, एलओपी कह रहा है कहते रहे, उनको जो मनाया उन्होंने किया, और आधी रात के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर आप पढ़ेंगे तो उसको।
कल शाम को मीटिंग थी, फाइल को राष्ट्रपति ने भी अप्रूव कर दिया, लॉ मिनिस्ट्री से भी प्रोसेस हो गई और वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गई। तो ये है मोदी जी के काम की स्पिरिट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था 12 फरवरी को कि नहीं आज इस पर सुनवाई नहीं होंगे और सुनवाई जो है वो 19 फरवरी को इस मामले को हम सुनेंगे और इस पर फैसला सुनाएंगे, उसी दिन समझ में आ गया था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है इस मामले पर आखिरी फैसला मोदी और शाह यानी कि गुजरात लॉबी ही लेने वाली है। फिलहाल ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर आपकी राय क्या है? इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को आप किस अंदाज से आंक रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।